So hello बच्चा लोग, I am Tulika Jha, your zoology educator and I welcome you all to the first class. आज हमारी zoology की first class है. तो ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफिंग करूंगी कि हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस कोर्स. सबसे पहले बेटा, जूलॉजी इज नोइंग योर ओन बॉडी. आई डोंट नो सारे बच्चों ने डेमो लेक्चर देखा है या नहीं देखा है, बट वहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि बाकी सब्जेक्ट बॉटनी, योर फिजिक्स, योर केमिस्ट्री कैन बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट, बट जूलॉजी इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड टू योर MBBS. यानी यहाँ पे आपकी वो सारी बेस बिल्डिंग होगी जिसके लिए आप ये प्रिपरेशन करने वाले हो. जूलॉजी में बेटा, बारिंग योर एनिमल किंगडम, जो हमारा ऑब्वियसली आज फर्स्ट लेक्चर है, बारिंग एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम फ्रॉग और कॉकरोच को पढ़ते हैं. एंटायर जूलॉजी इज अबाउट योर ह्यूमन बॉडी. जैसे बायोमोलिक्यूल में हम अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सारे सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं. देन 12th में चलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को पढ़ने वाले हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ को लेके पढ़ेंगे. इवोल्यूशन ऑल्सो, हाउ हैव वी इवॉल्व्ड, कैसे हमने इवोल्यूशन किया है, लाइफ कैसे ओरिजिनेट होके हम ऐसे ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं. सो मोर और लेस दैट इज ऑल्सो अबाउट योर ह्यूमन बॉडी. देन ऑब्वियसली फेवरेट चैप्टर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे. बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, दैट इज मैम का फेवरेट पोर्शन, वो भी पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होने वाला है. सो व्हाट डिड आई से, बारिंग एनिमल किंगडम जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो आप कंप्लीटली एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, इसको आप MBBS में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे. बट उसके अलावा बेटा, पूरा का पूरा जूलॉजी इज जस्ट नोइंग योर ओन बॉडी. अब इससे ज्यादा मैम टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, बट हमारा बेटा, हमारा व्यू पॉइंट ये होने वाला है कि जैसे आपको एक्सटर्नल बॉडी एकदम अच्छे से पता है, अगर नींद में भी कोई आपसे पूछे वेयर आर योर नोज, तो आप ऐसे सोते सोते बोल दोगे. वेयर आर योर फिंगर्स, आप सोते सोते ऐसे कर दोगे. द आइडिया इज टू हैव दैट मच डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी अबाउट योर इंटरनल बॉडी. ठीक है, बस मैम ने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जूलॉजी को कोई बच्चा सब्जेक्ट नहीं समझेगा एंड हम इसको एक ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए पढ़ेंगे. अब स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जूलॉजी का, विच इज योर एनिमल किंगडम. एक नोटबुक लेके बैठना है, सिर्फ 2 से ज्यादा पेन, ज्यादा सजाना नहीं है. नोट्स आपको ऑलरेडी यहाँ मिल जाएंगे, वही नोट्स आप यूज कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू स्क्रिबल डाउन वाइल स्टडिंग, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे ना बेटा, तो माइंड थोड़ा कम एक्टिवेटेड रहता है. इवेंचुअली 15-20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लैक करने लगता है. बट इफ यू कीप ऑन स्क्रिबलिंग, कुछ ना कुछ ऐसे लिखते रहोगे थोड़ा थोड़ा देख के, तो माइंड थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेगा. सो दैट इज द पर्पस वाई शुड यू कीप योर नोटबुक एंड पेन्स with you. अदरवाइज आपको पूरा का पूरा नोट्स मैम का ही यूज कर सकते हो. अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, थोड़े से स्पीड में पढ़ना. सेकेंड पॉइंट, क्लास में मोस्टली चीजें 80-90% एक्सेप्ट फॉर योर एग्जाम्पल्स, सारी चीजें याद करने की कोशिश करना. हम बहुत इंटरेस्टिंग बना के इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. सो नाउ क्या आज क्या कवर करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू कवर इंट्रोडक्शन लेंगे हम एनिमल किंगडम का सबसे पहले. देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स से, जितनी मैक्सिमम चीजें हम ट्रिक से कर सकते हैं वो यहाँ पे ट्रिक से देख लेंगे, एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बात कर रहे हैं. हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम. तो एनिमल्स कौन होते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखें, एक सेकेंड बेटा, ये रिंग हटा दूं. सबसे पहले हम क्या लिखें? सबसे पहले वी आर राइटिंग व्हाट आर एनिमल्स. व्हाट आर एनिमल्स, एनिमल्स कौन है? व्हाट आर एनिमल्स, एनिमल्स कौन है? इसका आंसर है कि ये तो हमें पता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो क्या एक सेल है तो हम उसको एनिमल बोलेंगे? क्या हम यूनिसेलुलर को, एक सेल को एनिमल बोल देंगे? जैसे क्या हम प्रोटोजोअन को एनिमल बोल देंगे? क्या हम बैक्टीरिया को एनिमल बोलेंगे? नहीं. टू बी कॉल्ड एज एनिमल 3 फीचर्स आर मस्ट. ध्यान से सुनो, टू बी कॉल्ड एज एनिमल्स 3 फीचर मस्ट हैं. वो 3 फीचर कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट वी आर सेइंग multicellularity. multicellularity यानी मल्टी सेलुलर होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन कॉल इट एनिमल. सेकेंड हम कह रहे हैं इसमें हेट्रोट्रॉफिक
एंड होलोजोइक। होलोजोइक एक बार को हटा सकते हो, यानी हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और पे ही डिपेंड करेंगे, खाना कहीं और से ही लेंगे। जैसे प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं। नो एनिमल कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन देयर बॉडी, यानी हेट्रोट्रॉफ होना जरूरी है। अगर ऑटोट्रॉफ है, मल्टीसेलुलर है लेकिन ऑटोट्रॉफ है, तो भी वो एनिमल नहीं है। एंड थर्ड हम क्या कह रहे हैं, तो हमने थर्ड बोला ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए। तो 3 फीचर टू बी कॉल्ड एज एनिमल। नंबर फर्स्ट इज मल्टीसेलुलैरिटी, नंबर सेकंड इज हेट्रोट्रॉफ यानी अपना फूड खुद ना बनाए, एंड नंबर थर्ड द सेल्स व्हिच आर देयर शुड नॉट बी प्रोकैरियोटिक सेल, इट मस्ट बी योर यूकैरियोटिक सेल। और इन तीनों फीचर वाले को हम एनिमल्स भी बोलते हैं और इन्हीं को हम मेटाजोअन्स भी बोलते हैं, मेटाजोअन्स भी बोलते हैं, क्योंकि एनिमल में पहले हम पैराजोअन पुराने टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर सेइंग कि हमारे अर्थ पे या वाटर में, मतलब लैंड पे या वाटर में, एंटायर अर्थ पे मल्टीपल मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। बेटा अगर आप किसी शॉप में जाते हो, जनरल स्टोर में जाते हो, बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, वहां तो बहुत सारा सामान है, अगर उस शॉपकीपर ने सारे के सारे टॉयलेटर्स को एक जगह, किचन के सामान को एक जगह, टाल्स को एक जगह, फ्रूट्स को एक जगह, वेजिटेबल्स को एक जगह नहीं रखा, तो अगर आप जाओगे और बोलोगे भैया मुझे साबुन दे दो, और अगर उसने रैंडमली हैफेजेडली फैलाया हुआ है पूरे शॉप को, तो क्या वो आपको जल्दी से निकाल के सामान दे पाएगा? क्या वो आइडेंटिफाई कर पाएगा मेरा सामान कहाँ है? नहीं। सिमिलरली व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, एनिमल वर्ल्ड में हमने कहा मिलियंस ऑफ स्पीशीज इन एनिमल किंगडम। हमारे एनिमल वर्ल्ड में एनिमल्स तो मिलियंस हैं, एनिमल किंगडम मिलियंस ऑफ है, तो देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ताकि अगर अचानक से हमें बोला जाए तो हमें पता हो कहां पे ये एनिमल्स मिलते हैं, क्या फीचर्स के साथ मिलते हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म हमें अचानक से दिखा जो आज तक नहीं दिखा, तो हम उसके फीचर्स को देख के ये बता पाएंगे कि ये कौन सी जगह हम इसको प्लेस करें, किस वाले फाइलम को ये बिलोंग करता है। सो देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल्सो प्लेसमेंट, इफ अगर हमें नया ऑर्गेनिज्म अचानक से मिल रहा है। तो जितने भी एनिमल्स हैं हमारे एनिमल किंगडम के अंदर ये फीचर शो करते हुए, हमने उनको 11, अरे आपको नीचे कॉर्डेटा नहीं दिख रहा होगा, ओके आई एम सो सॉरी, नीचे अब एक का कॉर्डेटा है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ पे, हमने सबको 11 कितने फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है? वी हैव डिवाइडेड ऑल एनिमल्स इनटू 11 फाइलम्स। हमने 11 फाइलम्स में पूरे सारे एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स हैं वो किसी न किसी इस 11 फाइलम में बिलोंग करते होंगे। ये सीक्वेंस जनरली बच्चों को याद रहता है। फर्स्ट इज पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केलुमिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड द वर्ड विच यू कैन नॉट सी इज योर कॉर्डेटा। ये 11 हमारे फाइलम्स है। मोस्टली बच्चों को याद रहता है, 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो बेटा, पी है PC स्क्वायर PA क्यूब, PC स्क्वायर PA क्यूब, उसके बाद मी मतलब मैं, और लास्ट का तो हमें पता ही है, लास्ट का कॉर्डेटा होते हैं, और जो कॉर्डेटा से पहले हैं दैट इज योर हेमी कॉर्डेटा। पॉरीफेरा, ठीक है, PC स्क्वायर PA क्यूब ME, यानी P 2 है तो कैसे पता लगेगा? जो छोटा वाला है वो पहले है, सो पहला वाला P क्या है? पॉरीफेरा है, दूसरा वाला P इज योर प्लैटीहेल्मिन्स। अब C स्क्वायर में कैसे पता चलेगा? तो मैं कह रही हूं सिंपल सी बात है, C का नेक्स्ट वर्ड देखोगे, C का नेक्स्ट वर्ड अगर N है, N पहले आता है तो CN वाला पहले आएगा, T बाद में आता है तो CT वाला बाद में आएगा। अब इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम है सीलेन टरेटा। इसका दूसरा नाम क्या है? सीलेन टरेटा। अब ये भी अगर आता है तो ऑब्वियसली T से पहले O आता है, तो हमने बोला CC वाले C स्क्वायर हैं, जो पहले वाला होगा उसमें इनिशियल वाला अल्फाबेट होगा आफ्टर C, इधर N और O, और जो बाद वाला होगा उसमें बड़े वाला अल्फाबेट होगा। सो ऑब्वियसली
टी बाद में आता है तो एन, सी के बाद एन है और अगर ओ है तो पहले वाला है, और अगर 10 है तो ऑब्वियसली वो दूसरे वाला है। ये हमने प्लैटीहेल्मिन्स कर लिया। एस्केली मीन्स एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये भी आपके 3 होते, बट जनरली ये बच्चों को याद होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। वी नो द फाइलम, या आपको याद करना है तो इसमें आप याद कर सकते हो। अब बेटा मेन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ ये बोला है कि जो एनिमल्स हैं उनके 3 फीचर ज़रूरी हैं, और एनिमल्स में मल्टीपल स्पीशीज, मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, तो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, ताकि अगर नया आ रहा है तो भी हम उसको प्लेसमेंट कर दें, और अगर पुराना हमें कहीं मिला तो हमें पता भी चल जाए ये कहाँ को बिलोंग करता है। फिर हमने बोला सारे के सारे स्पीशीज जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, दे विल बिलोंग टू वन ऑफ दीज 11 फाइलम्स। ये हमने 11 फाइलम्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो हम आगे चलने वाले हैं कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है एनिमल्स को 11 फाइलम्स के अंदर, किस बेसिस पे किया है, कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे क्लास में आप बच्चे बैठे, मैंने कहा बॉयज इधर हो जाओ, गर्ल्स इधर हो जाओ, तो जो मैंने ग्रुप बनाया है वो जेंडर के बेसिस पे बनाया है। फिर मैंने बोला सारे बच्चों में से स्पेक्स वाले आगे आ जाओ, विदाउट स्पेक्स वाले पीछे चले जाओ, तो मेरा सेकंड फीचर क्लासिफिकेशन का क्या है, स्पेक्टिकल्स। थर्ड मैंने बोला लॉन्ग हेयर एट द बैक, शॉर्ट हेयर इन द फ्रंट, तो मेरा अब क्लासिफिकेशन का बेसिस है लेंथ ऑफ हेयर। यानी बेसिस हमारे क्लासिफिकेशन के बहुत सारे होते हैं, वो अब हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज फाइलम्स। बट बेटा उससे चलने से पहले आप एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलो और हर फाइलम में देखो, एंड में लिखी हुई हैं 3 चीजें। हर फाइलम में बच्चा एंड में 3 चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है कि जो सेक्सेस हैं ये सेपरेट है या यूनाइटेड है। एक लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। और थर्ड चीज जो लिखी हुई है वो है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। तो ये चीजें हर फाइलम में आपको याद करना है। किसी किसी में सेक्सेस है, यानी कि दोनों जेंडर एक ही ऑर्गेनिज्म में है, किसी किसी में अलग है, तो हम वो देखेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन किसी किसी की बॉडी के अंदर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन किसी में बाहर है, एक्सटर्नल या इंटरनल। डेवलपमेंट में भी हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये तो हर फाइलम के एंड में हमें 11 फाइलम के याद करते चलेंगे, तो इसको एक हम ट्रिक से अभी याद कर लेंगे और इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये होते क्या चीजें, किस बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट सपोज सेक्सेस की पहले हम बात करते हैं। सेक्सेस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स 2 कैटेगरी में बिलोंग करेगा। सेक्सेस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरी में बिलोंग करेगा। या तो सेक्सेस सेपरेट होंगे, या तो सेक्सेस सेपरेट होंगे। जैसे हम ह्यूमंस में कैसा है, मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग, अलग अलग बॉडी में मेल और फीमेल है। मेल्स के पास टेस्टिस है, फीमेल्स के पास ओवरी है, तो हमारे सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। किसी किसी फाइलम के ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स योर सेक्सेस आर यूनाइटेड। When your sexes are united, उसके लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं which is hermaphrodite। क्या बोलते हैं, सेक्सेस अगर यूनाइटेड है, we call it hermaphrodite, we call it hermaphrodite, sexes are united। सेकेंड वर्ड जो इसके लिए यूज करते हैं, बट जनरली हम प्लांट वर्ल्ड में उसको बोलते हैं, बट एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों जेंडर प्रेजेंट है, एक ही ऑर्गेनिज्म में, यानी मोनो, एक ऑर्गेनिज्म में दोनों जेंडर प्रेजेंट है, मोनो। तो इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दूसरा मोनोशियस, मोनोशियस। और अगर 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपके अलग अलग जेंडर हैं, तो डाई, 2 अलग अलग टाइप के फॉर्म्स मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या लिख दें, डायोशियस। वी कैन ऑल्सो कॉल इट डायोशियस। तो क्या बोला मैम ने, हर फाइलम के एंड में लिखा हुआ है किस में सेपरेट है, किस में यूनाइटेड है। तो बेटा इसमें तो हमें बहुत याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजन भी आ जाएगी, तो इसको अब हम एक ट्रिक से जरा याद करते हैं। चलो, ये मैंने फाइलम यहाँ पे लिख दिए हैं। पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक लिखा है बेटा, लास्ट कॉर्डेटा नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि कॉर्डेटा में हम
क्लासेस वाइज पूरा और डिटेलिंग करनी है, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक पोम याद करेंगे, क्या है, एक आप जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी है जिसका नाम स्वीटी है, या एक लड़का खड़ा है जिसका नाम सोनू है। तो आप जा रहे हो, वो आपके सामने आ गया, तो आपने पहले प्यार से बोला हट स्वीटी। क्या बोला आपने? हट स्वीटी। क्या बोला प्यार से आपने? हट स्वीटी, या फिर सोनू, जो भी आपके सामने आया, हट स्वीटी। वो नहीं हटी, तो फिर आपने दो, उसने एयरपॉड्स लगा रखे हैं, गाने सुन रही, सुनी नहीं, तो आपने 2 बार बोला हट हट स्वीटी। 2 बार बोला क्योंकि उसने पहली बार में हट स्वीटी में नहीं सुना, तो आपने 2 बार बोला हट हट स्वीटी। तो क्या लिखे? हट स्वीटी, हट हट स्वीटी। बट स्वीटी अभी भी नहीं हटी, स्वीटी अभी भी नहीं हटी। तो थोड़ी सी आपको गुस्सा आएगा ना, तो आप बोलोगे हट ना, फिर आप धक्का बोलोगे अरे हट ना, हट स्वीटी, नहीं हटी। 2 बार हट बोला, फिर हट हट स्वीटी, नहीं हटी, तो तीसरी बार क्या बोलोगे? अरे हट ना। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? हटना। हटना साथ लिखेंगे, इसका हम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस अभी देखने वाले हैं, हटना। और आपने फिर बोला पकड़ के ना हटना, तो वो हट गई, ठीक है। उसके बाद वो आपसे रूठ गई क्योंकि आपने उसको धक्का दिया, फिर आप स्वीटी 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 करते हो उसके पीछे भाग रहे हो, तो उसके बाद स्वीटी स्वीटी, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल लिख दो आप स्वीटी 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 स्वीटी। इसको बेटा फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं। क्या बोला आपने? हट स्वीटी, नहीं हटी, हट हट स्वीटी, नहीं हटी, फिर आपने बोला अरे हटना, खत्म। उसके बाद स्वीटी रूठ गई, तो स्वीटी 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 स्वीटी। क्या मतलब है इसका? जो आपका पॉरीफेरा है, ऑब्वियसली एच से हमें समझ आ रहा है, जो हमारा पॉरीफेरा है, एक सेकेंड बच्चा, जो हमारा पॉरीफेरा है वो है हर्माफ्रोडाइड। वो क्या है? हर्माफ्रोडाइड। H फॉर हर्माफ्रोडाइड, यानी इसके सेक्सेस यूनाइटेड हैं। S यानी कि यहां पे क्या है? इट इज योर सेपरेट, दिस मीन्स इट इज योर सेपरेट, अरे यार, सेपरेट। अगेन हर्माफ्रोडाइड, अगेन हर्माफ्रोडाइड, अगेन सेपरेट। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहां हटना लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो एनेलिडा आर हर्माफ्रोडाइड, लेकिन एक्सेप्ट जो एन से है, नेरिस, एक्सेप्ट नेरिस। तो क्या लिख दें? हटना का सिग्निफिकेंस क्या है? एनेलिडा आर हर्माफ्रोडाइड, हर्माफ्रोडाइड यानी सेक्सेस यूनाइटेड है, एक्सेप्ट, हट ना है ना साथ में, एक्सेप्ट, हट ना, हट ना मतलब नेरिस, एक्सेप्ट नेरिस। यानी अगर आपसे नेरिस का पूछेंगे तो आप नेरिस में क्या बोलोगे? नेरिस में तो मैम सेपरेट है, सेक्सेस जो है नेरिस में उसमें तो सेपरेट है। इज इट क्लियर ना? उसके बाद तो स्वीटी 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 स्वीटी। तो हमने पहला तो फाइलम वाइज देख लिया, कैसे कैसे आप चेक करना, हर एक फाइलम के एंड में ये लिखा ही लिखा हुआ है कि सेक्सेस का क्या सीन है। सेकेंड हम लेके चल रहे हैं, सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट योर डेवलपमेंट। 2 टाइप का बेटा डेवलपमेंट होता है, 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चा, जैसे ह्यूमंस की बात करें, हमारा जब बच्चा यंग वन पैदा होता है तो वो इंसान की तरह ही दिखता है, बस छोटा सा मिनिएचर फॉर्म होता है। लेकिन जब फ्रॉग का बच्चा होता है तो वो अलग दिखता है, टैडपोल दिखता है। जब आपका बटरफ्लाई का बच्चा है तो वो लार्वा दिखता है ना। तो अगर जो पैदा हुआ, इट इज इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म, और बाद में वो चेंज होके एडल्ट जैसा स्ट्रक्चर लेता है, तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन पैदा होते ही वो एडल्ट का मिनिएचर फॉर्म, यानी पूरा डेवलप होके अगर पैदा होता है, जैसे ह्यूमन का बच्चा बिल्कुल ह्यूमन की तरह छोटा फॉर्म है, बाकी में कहीं लार्वा आ जाता है, कहीं टैडपोल वगैरह आ जाता है। तो अगर लार्वल या टैड ऐसे स्टेजेस हैं तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन अगर डेवलप होके ही पैदा हुआ देन डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हैं। वन इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, अनदर इज योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है fully developed डेवलपमेंट लिख रही हूं, fully developed miniature of adult form। ठीक है, इसमें क्या लिखे हम? लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट।
लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। अगर लार्वल स्टेज आ गया तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पूरा डेवलप होके पैदा हुआ है, मिनिएचर है बच्चा, तो हम उसे कहेंगे डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब इसमें भी क्या होता है, सेम चीज बेटा, बार बार हर एक फाइलम के एंड में बोल देते हैं डेवलपमेंट कैसा है। तो डेवलपमेंट हम किसका चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट और नॉट कि इंडिया डेवलप करे, हम चाहते हैं ना बेटा इंडिया डेवलप करे। तो डेवलपमेंट का जो पोम है वो हमारे इंडिया वाला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखे इसके पोम में, इसके पोएम में लिखेंगे मैम हम इंडियन बोले इंडिया इंडिया, इंडियन बोले इंडिया इंडिया। नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, इंडिया इंडिया। ठीक है, हम बहुत पेट्रियोटिक है, हमने बोला इंडियन बोले इंडिया इंडिया, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, इंडियन बोले इंडिया इंडिया। और इतने देशभक्त हैं कि हमारा डीएनए भी इंडिया इंडिया बोलता है। तो इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया। थोड़ा सा बेटा आपको टाइम लगेगा इस पोम को याद करने में, लेकिन इट इज फार बेटर दैन 11 के 11 फाइलम्स का अलग अलग, उसमें कंफ्यूजन हो पाएगी, इसमें नहीं होगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैंने हमेशा से ऐसे याद कराया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, इंडियन बोले इंडिया इंडिया। मेरे साथ याद करो इसको, ये नहीं कि रिकॉर्ड मेरे को, मैं लाइव देख रही हूँ, सबको चुपचाप याद करो। इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया। मैम बार बार रिपीट करी ताकि आपके माइंड में पके ये, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए का भी एनए आ गया, फिर वही बात हमारी आ जाएगी। इसको देख लें कैसा है। तो हमने बोला पॉरीफेरा में है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेजेस आ जाएंगे। अब बी मतलब है बोथ, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में, इसमें लार्वल स्टेजेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो बोथ होगा। अगेन दिस इज योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, देन अगेन दिस इज योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगेन दिस इज योर बोथ हो सकता है। अब डीएनए में क्या है, अगेन ये एनेलिडा में देखो आ रहा है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है एनेलिडा में एक्सेप्ट नेरिस, एनए लिखा है ना, हमेशा नेरिस आपके एक्सेप्शन में ही जा रहा है, और आगे भी हम देखेंगे हर चीज के एक्सेप्शन में ही जाएगा। तो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट एक्सेप्ट नेरिस, डायरेक्ट एक्सेप्ट नेरिस। उसके बाद बी फॉर बोथ, देन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये वाला भी हो गया। तीसरी चीज जो हर एक फाइलम के एंड में लिखी हुई है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, एक्सक्यूज मी, या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है। बॉडी के अंदर स्पर्म ओवम फ्यूज कर रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिख दे, फर्टिलाइजेशन भी हमें हर फाइलम में पूछ लेंगे। तो हम दो टाइप का फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल का मतलब है बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहले तो बेटा पहले वाले दो पोएम याद करो। स्वीटी की बात हो गई, यानी लड़के लड़की की बात कर रहे हैं, या सोनू या स्वीटी की बात हुई तो वो जेंडर वाला पोम था। सोनू स्वीटी की बात करें तो जेंडर का पोम है। डेवलपमेंट हम इंडिया का करवाएंगे तो डेवलपमेंट वाला इंडिया का पोम है। तो जल्दी से याद करो जेंडर वाला, हट स्वीटी नहीं हटी, हट स्वीटी नहीं हटी, हटना स्वीटी 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 स्वीटी। इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेल फीमेल है, उनकी शादी हुई ना, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, अब उन्होंने सोचा हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम वाला जो पोम है दैट इज फॉर योर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो आइसक्रीम। चलो मैं पहले पोम लिख दूं यहां पे, अब देखो बेटा ये है, अब ये कैसे याद करें, तो देखो आइसक्रीम
आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, बहुत, एक सेकेंड, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, ठीक है। खाना खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए गए, पूरी फैमिली गई आइसक्रीम खाने के लिए, उन्होंने कहा आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा में खाएंगे आज हम, ठीक है, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, 4 लोग हैं, मम्मी पापा 2 बच्चे, तो यानी 4 आइसक्रीम खाएंगे, यानी I3, ठीक है। आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा खाएंगे आज हम, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, कितने, 4 लोग हैं, मम्मी पापा 2 भाई बहन, तो आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, आइसक्रीम 4 हम खाएंगे, 3 लिख दिया, सॉरी बेटा, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, 4 लोग हैं, तो आइसक्रीम हम 4 लेंगे, मम्मी पापा भाई बहन, तो आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा I4, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है तो उसके बाद सारे ई ही रहेंगे, उसके बाद याद रखो आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा I4 E3। दिस इज फॉर योर फर्टिलाइजेशन, कैसे हो गया, दिस इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, this is your both type of fertilization, then this is your external fertilization and likewise you can move forward, ठीक है, क्लियर है। अब हमने यानी ये जो फाइलम्स हैं, इस फाइलम्स के हमने स्टार्टिंग में चल ले, वापस चल ले। मैम बेटा मेरा पर्पस सिर्फ याद कराना है क्लास में, आप याद करते हुए चलोगे। एनिमल किंगडम, एनिमल्स कौन होते हैं, मल्टीसेलुलर होने जरूरी हैं, अपना खाना खुद ना बनाए, हेट्रोट्रॉफिक होने जरूरी हैं, कैरियोटिक होने जरूरी हैं। मिलियंस ऑफ स्पीशीज है तो क्लासिफिकेशन की जरूरत है। हमने स्पीशीज को क्लासिफाई कर दिया टोटल शगन के 11 फाइलम के अंदर। जिसको फाइलम नहीं याद होता है उसका मैम ने थोड़ा सा एक बकवास सा ट्रिक बता दिया था, बट जनरली आई एक्सपेक्ट बच्चों को ये याद होता है। देन वी आर गोइंग कि हाँ ठीक है, किस बेसिस पे हमने इन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, जैसे मैम ने कहा जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो, बालों के, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट हमने वो पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं जो हर फाइलम के एंड में लिखा हुआ है, वो हमने याद कर लिया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अभी हमने नहीं किया, अभी हम कुछ ट्रिक से जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और ट्रिक्स की अभी हम बात करेंगे। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेटा बाद में आएंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बाद में आएंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक है। नाउ हैबिटेट की हम बात करें, चलो उधर ही चलते हैं जहां पे ना टर्म्स में लेके चल रहे थे, वहीं चलते हैं। अब आप हर फाइलम में ये देखोगे कि हर फाइलम के स्टार्टिंग में हैबिटेट की बात की है। हैबिटेट क्या होता है, कहां आप रहते हो, लैंड पे हो, पानी में हो, एयर में हो, दिस इज योर हैबिटेट, ठीक है। तो हर फाइलम के स्टार्टिंग में उन्होंने हैबिटेट की बात की है, हर फाइलम के स्टार्टिंग में उन्होंने हैबिटेट की बात की है कि आप मुझे नहीं पसंद, या राइटिंग खराब हो जाती है, हैबिटेट की बात की है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइलम। तो क्या आप अलग अलग इसको भी याद करोगे, करना पड़ेगा, बट जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो हैबिटेट में ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म को पहले हम डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर दूं, बीच में लिख दूं, अरे हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे पहले तो हम कह रहे हैं इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोल देते हैं फ्री लिविंग हैबिटेट के बेसिस पे, और एक हम बोल देते हैं पैरासाइट्स। क्या मतलब है, हैबिटेट में या तो आप फ्री लिविंग हो, आप किसी और एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना जीवन खुद व्यतीत कर रहे हो, जैसे हम, ठीक है, हम अपना खुद कर रहे हैं, हम किसी और पे तो चिपके हुए नहीं रहते हैं कि हाँ यहीं से नरिशमेंट लेंगे, नहीं। फ्री लिविंग यानी अपना नरिशमेंट वो किसी पे चिपक के नहीं डिपेंडेंट है, किसी पे चिपका हुआ नहीं है। जैसे बेटा जू आपके बालों में, मतलब मेरे में तो नहीं है, आप में भी नहीं होगी, बट जू के बालों में जू है, तो वो जू तभी तक सरवाइव करेगा जब तक वो उसको ब्लड सक करता रहेगा आपकी बॉडी में। कुछ पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, तो पैरासाइट आपको ऑलरेडी पता है, इकोलॉजी में आप पढ़ते हो। क्या आप पैरासाइटिक फॉर्म मिलेंगे किस फाइलम्स में और किस फाइलम में फ्री लिविंग मिलेंगे, पहले हम ये देखेंगे। और अगर फ्री लिविंग है बेटा, तो फिर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। या तो पानी में रहता है तो वी विल कॉल इट एक्वेटिक, या लैंड पे रहता है तो हम उसे क्या कह देंगे, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब अगर एक्वेटिक भी है तो क्या वो सी वाटर में है, या वो फ्रेश वाटर में है, या वो फ्रेश वाटर में है। याद करते हुए चलना बेटा, सी वाटर में है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेरीन कह देते हैं।
अब इसके भी आगे होता है कि ऊपर के लेवल पे है या बेंथिक बहुत डीप में है, बट हमें उस लेवल पे नहीं जाना, इतना हम पढ़ लेंगे। अब इसमें भी आएगा बेटा एक्टोपैरासाइट है या बॉडी के ऊपर है या एंडोपैरासाइट है। तो हम हैबिटेट हर फाइलम में देखने वाले हैं। अब 3 फाइलम ऐसे हैं बेटा, 3 फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है, यानी उसके ऑर्गेनिज्म मेरीन वाटर के अलावा, सी वाटर के अलावा कहीं और नहीं मिल सकते, एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो पहले ही वो लिख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम, तो पहले वो लिख लेते हैं। 3 ऐसे फाइलम्स हैं जिसमें हमें पैरासाइट मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम फाइलम वाइज उस टाइम पे देख लेंगे। तो यहाँ क्या लिख रही है मैम, एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम्स याद कर लो सबसे पहले, एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम्स, एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम्स में हम याद कर लेंगे द, THE यानी द। THE द का क्या मतलब है, टी से टीनोफोरा, टीनोफोरा में बेटा सी साइलेंट है, 10 वाला जो आ रहा था सी टीनोफोरा, टी से क्या हो जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा। H से हो जाएगा मैम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। और E से हो जाएगा मैम एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। तो याद रख लो, माइंड में बिठा लो, 3 पोम्स याद कर चुके हैं, तो एंड में फाइलम की सारी चीजें कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हैबिटेट है, तो हमने एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम, द मेरीन फाइलम, द यानी आप लेजेंड्स के लिए द आगे लगा देते हो, तो समुंदर को लेजेंड बना दो, द सी वाटर, द मेरीन, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम है। अच्छा ध्यान देंगे बच्चे, सब फाइलम नहीं बोल रही हूं मैं, फाइलम बोल रही हूं। कॉर्डेटा में आगे जाएंगे तो सब फाइलम में भी एक्सक्लूसिवली मेरीन देखेंगे, बट अभी मैम क्या बात कर रही हैं कि जो 11 फाइलम्स हैं, उन फाइलम्स में से कौन से 3 एक्सक्लूसिवली मेरीन है। सब फाइलम में भी आएगा एक्सक्लूसिवली मेरीन, क्लासेस में भी आएगा, वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, 3 फाइलम्स एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम्स हैं। ये छोटी छोटी बातों पे डिटेलिंग करनी है, क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म किस में मिलते हैं, पैरासिटिक फॉर्म हम अभी आगे आके देखेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केलिमिन्थ और एनेलिडा में पैरासिटिक फॉर्म्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़े से पैरासाइट आर्थ्रोपोडा में भी जू जैसे मिल जाते हैं, बट इतना नहीं। तो फिलहाल हम इसी को लेके आगे चल लेते हैं कि और क्या बात करें, कितने और ट्रिक्स से हम मैक्सिमम चीजें करना चाह रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर सेइंग कि डाइजेस्ट, चलो ये थोड़ी सी अब आगे जाके देख लेते हैं, फिर पहले बेसिक ऑफ क्लास, चलो यही बताती हूँ। देखो जितना मैक्सिमम मैं यहाँ करवा दूं वो करवा के फिर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। ओके, सो नाउ वी आर सेइंग डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का हो सकता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैम हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फाइलम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे तरीकों से ही याद करोगे, एनिमल किंगडम आप देखना बच्चों, आपको एनिमल किंगडम याद हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे हिसाब से नोट्स को, एक चैप्टर को याद करके देख लो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का हो सकता है। जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, फूड एंटर किससे करता है, माउथ से, एग्जिट किससे करता है, एनस से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में मैम, एक सेकेंड रुको, अरे ये तो ब्लैक है, ये देखो बेटा, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कह रहे हैं माउथ है, ठीक है। और ये मैंने बोल दिया दिस इज सेकंड ओपनिंग, और इस ओपनिंग को मैं कह रही हूं ये हमारा एनस है। यानी एंट्री फूड की यहां से हो रही है, यानी एंट्री फूड की यहां से हो रही है, और एग्जिट जो वेस्ट प्रोडक्ट का है वो यहां से हो रहा है। एक तरफ से एंट्री हो रही है और एक तरफ से हमारी एग्जिट हो रही है। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। 2 ओपनिंग्स है तो 2 ओपनिंग्स है, तो इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोल देंगे कंप्लीट। कैसा है ये मैम, दिस इज कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट है,
ठीक है, अब दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं। दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म कुछ, एक सेकेंड, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। अब देखो, एक ही ओपनिंग है, यहीं से होगी अब एंट्री भी, और यहीं से होगा अब एग्जिट भी, यानी ओनली वन ओपनिंग। अगर टू ओपनिंग है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर वन ओपनिंग ही है बस, तो अब हम इसे क्या बोल देंगे? इट इज मैम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अब बेटा इसको देखो, ये ट्यूब विद इन ट्यूब, ऐसे ट्यूब जैसी बॉडी लग रही है, तो अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी बॉडी इसकी ट्यूब के अंदर ट्यूब लग रही है, बॉडी प्लान। क्योंकि अगर मैं इसके बाहर बॉडी बना दूं, इमेजिन करो बेटा, मैंने इसके बाहर बॉडी बना दी, ठीक है, ऐसे, तो ऐसा लग रहा है ना एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब पड़ा। ये तो मैंने सिस्टम बनाया, ये तो मैंने पहले एलिमेंट्री कैनाल बनाया था ऐसे करके, फिर मैंने पूरी बॉडी उसके बाहर बना दी, तो ऐसा लग रहा है कि ट्यूब विद इन ट्यूब है। इसको देख के देखो एक सैक लग रहा है, एक बोरी जैसा लग रहा है। ब्लाइंड का मतलब होता है अगर एक एंड बंद है, एक एंड तो खुला है, एक एंड बंद है। कभी भी किसी भी चीज में अगर एक एंड बंद होता है तो उसे हम ब्लाइंड बोलते हैं। या आगे भी याद करेंगे बहुत सारे, जैसे ब्लाइंड सैक आएगा हमारा, गैस्ट्रिक सी का आएगा, हेपेटिक सी का ब्लाइंड सैक आएगा। ब्लाइंड एंड का मतलब एक तरफ से बंद, तो ये एक बोरी लग रही है जो एक तरफ से बंद हो गई है। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। फिर से सुनो एक बार ध्यान से, डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का है, माउथ से एंट्री, एनस से एग्जिट, टू ओपनिंग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली वन ओपनिंग, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको देख के लग रहा है एक तरफ से बंद है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसको लग रहा है ट्यूब के अंदर ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब फाइलम वाइज आपसे पूछ देंगे किसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिर्फ कंप्लीट इनकम्प्लीट की बात करेंगे, तो पीछे चल लेते हैं। चलो यहां आ जाओ, इसको देखो बेटा, हमें ये पता है ना कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम फ्लैट वर्म होता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम क्या होता है मैम? प्लैटीहेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म। ये हमें पता है, नहीं पता तो आगे पढ़ेंगे और अभी याद कर लो। प्लैट फ्लैट, प्लैट फ्लैट, प्लैट फ्लैट, प्लैट फ्लैट, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। अब आप एक घर बना रहे थे, वो घर इनकम्प्लीट रह गया, फ्लैट आपका, पैसे खत्म हो गए, फ्लैट आपका इनकम्प्लीट रह गया, तो फ्लैट आपका इनकम्प्लीट रह गया फ्लैट वर्म तक, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, फ्लैट आपका इनकम्प्लीट रह गया। तो क्या लिख दे यहाँ पे? क्या लिख दे बेटा यहाँ पे? यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फ्लैट हमारा इनकम्प्लीट रह गया, फ्लैट हमारा इनकम्प्लीट रह गया। यानी याद रखना, सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक ही इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद सब कंप्लीट है। तो इसके बाद सारे क्या हो गए? इसके बाद मैम सारे हो गए कंप्लीट, क्योंकि बस फ्लैट तक हमारा इनकम्प्लीट रह गया। सो फ्लैट यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद सबका है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। किस पे चल रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चल रहे हैं, ठीक है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, किसकी बात की है? तो अच्छा, तो ये मैम हमने बात की है, एक सेकंड यार, गंदा कलर नहीं लूंगी, अच्छा कलर लूंगी। हाँ, तो ये हमने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात की है? तो चलो पता लग रहा है, ये हमने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता था, तो पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम होता था, सेकंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज यानी रेस्पिरेटरी, और थर्ड सर्कुलेटरी, उसके बाद एक्सक्रीटरी। तो हमने डाइजेस्टिव देख लिया, तो अब रेस्पिरेटरी देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कौन से फाइलम से होता है, ये पूछते हैं कई बार।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा से, किससे? आर्थ्रोपोडा से। उससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। यानी क्या मतलब मैम इसका? क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करते? ऐसा हो सकता है, रेस्पिरेशन तो हर ऑर्गेनिज्म करेगा। यानी रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, नॉर्मली बॉडी सरफेस से ही हो रही है सारी चीजें। लेकिन आर्थ्रोपोडा पहला फाइलम है जिसमें स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया। जैसे हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर है, लंग है, फिशेस के पास गिल्स हैं, ठीक है। तो स्पेशल स्ट्रक्चर पहली बार फॉर एक्सक्लूसिव रेस्पिरेशन केम इन योर आर्थ्रोपोडा। तो एनसीईआरटी के पीछे टेबल है, उसमें साफ साफ ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कैसे याद करें मैम? देखो, पूरे के पूरे फाइलम में किस फाइलम के नेम में सेकेंड अल्फाबेट पे आर आ गया, वहीं से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा। जिस फाइलम में सबसे पहले आर आ गया, क्या आर दिख रहा है? सेकेंड नंबर पे नहीं दिख रहा है, ये देखो आ गया। तो जिस फाइलम में आर आ गया सेकेंड नंबर पे, वहीं से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। या वैसे याद कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। नाम में क्या है? आर। आर स्टार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख दें? इसी में लिख दें रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फाइलम, ठीक है। कितने टाइम का हो गया है देख लूं एक बार बेटा, कहां से पता चलता है? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जस्ट ऊपर है, यानी एनेलिडा से ही हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो एनेलिडा में क्या लिख दूं मैं? एनेलिडा में मैं लिख दूं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स। यहां से स्टार्ट होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस फाइलम, ठीक है। एनेलिडा में आगे देखेंगे क्यों वो, लेकिन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा दो टाइप का होता है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। हैबिटेट हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी तो हमने देख ही लिया है, कहां से? यहां पे लिख भी दें एक बार, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आर से, जिसको हम बोल रहे हैं आर्थ्रोपोडा। देन हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है बच्चों? ये हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एनेलिडा। अब इसमें क्या बात करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा दो टाइप का होता है। वन इज योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड इज योर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है व्हेनेवर हार्ट इज पंपिंग ब्लड, जब आप देखो बेटा, हमारी बॉडी में जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो आर्टरीज के अंदर जाता है, फिर जब वो ऑर्गन्स में पहुंच जाता है तो कैपिलरी के अंदर जाता है, जब ऑर्गन से निकल रहा होता है तो वेन के अंदर चला जाता है, और वेन उसको वापस हार्ट तक भेज देती है। यानी हमेशा वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो हमारा जब ब्लड आपका एक क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा तो उसे हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेशन। ऑन द अदर हैंड, इमेजिन करो आपके हार्ट ने ब्लड पंप किया और अयोटा से सीधा ब्लड निकल के पूरी बॉडी में चला गया, एंड योर ईच एंड एवरी ऑर्गन इज सिंकिंग, यानी डूबे हुए हैं, या बेदिंग यानी नहा रहे हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल्स वेल डेवलप नहीं है, यानी ब्लड ओपन स्पेस में मूव कर रहा है, तो ओपन सर्कुलेशन। तो क्या लिख दे मैम यहाँ पे? पहले तो मैम को कलर अच्छे लगते हैं, अच्छा कलर लेंगे। हाँ, तो ओपन सर्कुलेशन, not well developed blood vessels, therefore organs are sinking, डूबे हुए हैं, या bathing, sinking या फिर bathing into
ब्लड, ब्लड में डूबे हुए हैं और एम्प्टी स्पेसेस में है। जैसे बेटा अगर मैं कह रही हूं इफ आई एम सेइंग कि ये है हमारी बॉडी, ठीक है, अब ये मैं ऑर्गन्स बना देती हूँ, ये है एक ऑर्गन, ठीक है, ये है एक ऑर्गन, 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 और ब्लड जो है वो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस को हम साइनसेस भी बोलते हैं। एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या बोल देते हैं? एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस साइनसेस भी हम इसको बोल देते हैं। वैसे मैं इसकी डिटेलिंग आपको उसमें करवाऊंगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, या फिर जब कॉकरोच पढ़ेंगे तो हीमोसील आएगा, साइनसेस आएंगे, तो वहां देखेंगे, ठीक है, एम्प्टी स्पेस इनटू ब्लड, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड का प्रेशर कम रहेगा, रेगुलेशन भी नहीं रहेगा, प्रेशर लो और साथ में अनरेगुलेटेड, प्रेशर लो एंड अनरेगुलेटेड। प्रेशर लो का मतलब ऑब्वियसली ना, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर है तो प्रेशर रहेगा, जब मर्जी डायमीटर कम कर दो बढ़ा दो प्रेशर भी रहेगा, और रेगुलेटेड भी हो सकता है। यहाँ तो है ही नहीं, तो प्रेशर लो रहेगा और रेगुलेशन नहीं रहेगा। इसमें क्या दिखाएं? ब्लड फ्लोज, बट ब्लड फ्लोज इनसाइड वेसल्स, ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी हाई रहेगा और रेगुलेशन भी प्रॉपर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। नाउ अब आपसे पूछेंगे किस फाइलम में कैसा है, और रैंडम पूछ देंगे, कोई भी फाइलम लिख देंगे। नाउ एक बात बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनेलिडा, स्टार्ट किससे हो रहा है? एनेलिडा से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें पढ़ना किस में है? क्लोज्ड और ओपन का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो एक तरीके से याद कर लेते हैं। क्या तरीका है मैम? तरीका ये कर लेते हैं, पहले तो मैं कलर अच्छा लूंगी, हाँ, तरीका ये कर लेते हैं कि स्टार्ट और एंड को बंद कर देते हैं और बीच में सबको खोल देते हैं। यानी एनेलिडा से स्टार्ट होता है ना, और लास्ट फाइलम कॉर्डेटा है, तो क्या करें मैम? क्या करें? तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? एनेलिडा से। एंड किस पे हो रहा है मैम? सर्कुलेटरी सिस्टम कॉर्डेटा पे, इसके आगे तो फाइलम ही नहीं है। तो स्टार्ट और एंड को क्लोज्ड कर देते हैं, स्टार्ट और एंड को क्लोज सर्कुलेशन दे देते हैं, और बीच में जो भी है उनको ओपन कर दो। अब मैं बताऊंगी, दिक्कत तो है एनसीईआरटी में बताऊंगी, लेकिन सुनो पहले। तो एनेलिडा के बाद क्या आ जाता है? वी हैव आर्थ्रोपोडा, वी हैव मोलस्का, वी हैव एकाइनोडर्मेटा एंड वी हैव हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो मैम ने क्या कहा? इन सब को हम कर देंगे ओपन, यानी स्टार्ट और एंड इज क्लोज्ड और बीच में सारे क्या है? ओपन है। फॉर दिस यू नीड टू नो फ्रॉम वेयर योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्टार्टिंग, ठीक है। अब मैम क्या दिक्कत है यहाँ पे? बेटा दिक्कत बताइए क्या है? जो मोलस्का है ना, मोलस्का में तो बहुत सारी क्लासेस होती है, हर ये तो फाइलम्स है ना यार, फाइलम्स में तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो मोलस्का के कुछ क्लास में ओपन होता है, कुछ में क्लोज्ड होता है। जैसे ऑक्टोपस वगैरह डेवलप्ड मोलस्क है, उनमें क्लोज्ड होता है, दे आर कॉल्ड सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोपोड्स, ठीक है। ऑक्टोपस वगैरह मोलस्क में आते हैं, और स्नेल वगैरह भी मोलस्क में आते हैं। स्नेल, तो जो स्नेल है वो लेस डेवलप्ड मोलस्क है, तो उसमें ओपन होता है। अब जो ऑक्टोपस है वो तो वेल डेवलप्ड मोलस्क है, तो उसमें क्लोज्ड होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मोलस्का में कैसा होता है, यू हैव टू मार्क ओपन। क्यों मैम? क्योंकि एनिमल किंगडम में तो लिखा ही नहीं है क्लोज्ड और ओपन के बारे में यहाँ पे। अच्छा बेटा एक और बात बता दूं मैम, मैं कभी भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं उसको इंटरकनेक्ट करूंगी दूसरे चैप्टर से। अगर कोई टॉपिक यहाँ दिया हुआ है और इसी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन किसी और चैप्टर में भी दी हुई है, सो आई विल ऑलवेज ब्रिंग दैट इन्फॉर्मेशन हियर इटसेल्फ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एनिमल किंगडम में नहीं दी है, लेकिन एनिमल किंगडम की बहुत सारी चीजें ह्यूमन फिजियोलॉजी में दी हुई है। तो दो जगह ना पढ़ने की वजह के बजाय मैंने सबको एक जगह रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका इस चैप्टर में नहीं बताया है मोलस्क का कैसा होता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ने बताया है कि मोलस्क का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। तो मैम ने क्या बोल दिया, आप तरीके से याद करो, स्टार्टिंग का क्लोज्ड, एंड का क्लोज्ड, बीच के सारे ओपन। ऑल्दो मोलस्क में दोनों टाइप का होता है, बट एनसीईआरटी इज ओनली टॉकिंग अबाउट ओपन सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव कर लिया, डाइजेस्टिव में क्या था? फ्लैट इनकम्प्लीट रह गया है, फ्लैट वर्म तक आपका इनकम्प्लीट है, फिर सबके कंप्लीट है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम आर आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होगा, उससे पहले बॉडी सरफेस से हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से स्टार्ट होगा, कॉर्डेटा पे खत्म हो जाएगा, स्टार्ट और एंड क्लोज्ड है, बीच में सारे ओपन है। और अब हम चलेंगे फाइनली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। इतने तरीकों से हमने काफी चीजें याद करने की कोशिश कर ली है। सो नाउ अच्छा, इसमें डुप्लीकेट होता है स्लाइड क्या? कॉपी करके ओ यस हो गया, ठीक है, चलो इसको लेके चलते हैं। अब मैं इसको हटा देती हूँ। ओए ओए ये क्या हुआ? ओके रुको बेटा, रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो गई, अब ठीक कर देते हैं। ठीक हो गया। ये ऐसा इरेजर कैसे आ गया? अच्छा इसमें अब ऐसा ही रहेगा, समझ गई मैं, बात समझ गई। ओके इस पे आ जाओ बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने बोला जितने भी हमारे फाइलम हैं, पहला क्राइटेरिया, अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्राइटेरिया सो डिवाइड करने का ऑर्गेनिज्म को, कि जितने भी हमने फाइलम 11 देखे ना, शगन के 11 फाइलम, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 लेवल पढ़ेंगे। या तो ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल का होगा, या तो ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल का होगा, या तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन लेवल का होगा, या तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। क्या मतलब है इसका मैम? देखो एनिमल्स के लिए हमें ये पता है दे नीड टू बी मल्टी सेलुलर। तो अगर मल्टी सेलुलर है, आपके लूज सेलुलर एग्रीगेट्स पड़े हुए हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं अगर कि सेल्स तो लूजली ऐसे पड़े हुए हैं, लूज सेल एग्रीगेट। क्या है? लूज सेल एग्रीगेट। तो लेकिन मल्टी सेलुलर है और कोई अपना खाना खुद भी नहीं बना रहा है और यूकैरियोटिक भी है, लेकिन सेल्स का सिर्फ एग्रीगेट है। लेकिन तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ना एनिमल का। मल्टी सेलुलैरिटी, ऑल सेल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, और यूकैरियोटिक सेल भी प्रेजेंट है, तो एनिमल है। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूज सेल एग्रीगेट। क्या लिख दे मैम यहाँ पे? लूज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट। लेकिन सम डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, यानी ये सेल एक काम बोलेगा, चलो ये काम मैं कर लेता हूं, ये काम जरा तुम कर लो, यानी थोड़ा थोड़ा उन्होंने काम अपने आप में डिवाइड भी किया हुआ है। लूज सेल एग्रीगेट। अगर बोलते हैं इज डिवीजन ऑफ लेबर, यस, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कुछ काम मैं कर लेता हूं, कुछ तुम ये कर लो, ये मुझसे नहीं हो रहा, ये तुम कर लो, डिवाइड कर लिया अपना काम। तो सेलुलर लेवल में कौन सा फाइलम आता है? सेलुलर लेवल में बेटा पहला फाइलम है विच इज योर पॉरीफेरा। तो इसमें क्या लिख दे यहाँ पे? इधर आ जाएगा हमारा मैम पॉरीफेरा। देन नेक्स्ट है टिश्यू। अब क्या हुआ? अब सेल्स ने क्या किया? कुछ एक टाइप के सेल एक साथ हो गए, कुछ एक टाइप के सेल एक साथ हो गए, कुछ अलग टाइप के सेल भी आए, वो कह रहे हम अलग रहेंगे, हम वो कह रहे हम अलग काम करेंगे, ठीक है। और कुछ अलग टाइप के सेल्स आ गए, कह रहे हम अलग काम करेंगे। तो अब ग्रुप ऑफ सेल ने डिवाइड कर लिया कि हम मिलके एक ही काम करेंगे। इसमें ऐसा नहीं था मैं ये करता तुम ये करो, ये कह रहे हम सब मिलके एक टाइप के सेल हैं। तो एक टाइप के सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कॉमन ओरिजिन। देखो सारे मैंने ग्रीन से बनाए, सारे ब्लू से। तो अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिक, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल having common origin performing specific function। अब ये सारे एक ही ओरिजिन के लग रहे हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, और ये मिलके एक ही काम करेंगे, तो ये एक टिश्यू है। ये सारे एक ही ओरिजिन के लग रहे हैं, ओरिजिन क्या है वो आगे समझ आएगा, लेकिन ओरिजिन मतलब अभी आपको देखने में सेम लग रहे हैं। सो व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin, having common origin, common origin performing specific function, performing specific function, इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो जिन जिन फाइलम्स में ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे, टिश्यूज बन जाएगा, उसे हम कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट 2 फाइलम, टीसू, टी टू 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 टू, नेक्स्ट 2 फाइलम। पहला है सेलुलर लेवल, टिश्यू, टू 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 टू, नेक्स्ट 2 फाइलम। तो कौन कौन से आ जाएंगे मैम? इसमें आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट 2 फाइलम विच इज योर नाइडेरिया
एंड योर टीनोफोरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। नेक्स्ट टू आपके इधर आ जाएंगे, टीनोफोरा नेक्स्ट, टीसू टू, टू नेक्स्ट आ जाएंगे, यानी टीसू में तो टू ही रहेंगे, ठीक है। देन हमारा आता है ऑर्गन। ऑब्वियसली अब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन, जैसे हार्ट बन गया, जैसे किडनी बन गई, ऑर्गन तो आपको पता है। तो ऑर्गन अगर मिलने लग जाए तो हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन पहली बार आया था प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। तो नेक्स्ट हम यहां क्या लिख दें इसका एग्जाम्पल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटीहेल्मिन्थ्स, सिर्फ प्लैटी प्लैटी कर देते हैं ना, हाँ प्लैटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपको फंसा देगी, ठीक है, लेकिन मैम नहीं फंसने देंगी। बेटा मैंने एक एक कोने एनसीईआरटी के छांट रखे हैं, ठीक है, तो आपको अब डरना नहीं, आपको मैम जो नोट्स कराएंगी उसमें एनसीईआरटी का एक कोना नहीं छूटेगा। देखो अब टेक्स्ट में अगर आप एनिमल किंगडम बुक खोल के देखो तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एनसीईआरटी ने पीछे टेबल में क्या लिख दिया है, पीछे टेबल में क्या लिख दिया है, बोथ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये देखो ऑर्गन भी है, टेबल में क्या कर दिया उन्होंने, गलती नहीं चालाकी, फिर वो फंसाएंगे आपको, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, चलेगा, हाँ इधर आ जाओ, हाँ। तो हमने लिख दिया कि ऑर्गन तो कह रही है टेक्स्ट, लेकिन ब्रैकेट में क्या क्या लिख देंगे, also have organ system, also have organ system, क्योंकि मोस्टली में बेटा ऑर्गन होता है तो टेक्स्ट में मोस्टली वाला लिखा है, लेकिन किसी किसी में ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है तो पीछे उन्होंने ऑर्गन सिस्टम भी स्लैश करके लिख दिया, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया नो ऑर्गन सिस्टम। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कि नेक्स्ट में सब में फिर ऑर्गन सिस्टम ही है, क्योंकि पहली बार तो किसी किसी में इसमें भी आ गया। सो ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या ऑर्गन सिस्टम में क्या लिख दे, तो हम लिख देंगे एस्केलिमेंट्स एंड ऑनवर्ड, यानी इसके आगे सारे एंड ऑनवर्ड्स, एंड इसके आगे सारे, डन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिमेट्री। टाइम भी देखते हुए चलते हैं ना, हमारी 1 आवर 45 मिनट से 2 आवर्स की क्लासेस हुआ करेगी, ठीक है। लेकिन बेटा मैं अगेन बीच में बोलूंगी, मेरे को ये मतलब नहीं है कि, मेरे को एक चीज से मतलब है, यू हैव टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स इन द क्लास, आकि आपको बस रिवीजन करना पड़े। कोशिश करो इतना फोकस होके बैठे कि 1 आवर 45 मिनट्स को मोस्ट प्रोडक्टिव बनाते। और मैम तो यही इमेजिन करिए कि आप देख रहे हो, कैमरा इज माई स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मैम ऑफलाइन से आएंगे, वैसे भी मैम को बहुत कनेक्शन है बच्चों से, तो बेटा आपको मेरे साथ याद करना है। यहां तक की सारी चीजें एक बार फिर से माइंड में 2 मिनट के लिए सोच लो एक बार, किसका क्या पोम था, ठीक है। तब तक मैम कुछ कर रही, जल्दी से रिवाइज कर लो फटाफट, तीनों पोम रिवाइज कर लो। कहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, कहां से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, डाइजेस्टिव कहां पे कंप्लीट था, किसका ओपन क्लोज सर्कुलेशन था, ये सब माइंड में खट से रिवाइज करो जैसे जैसे मैम बोल रही हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेरीन कौन थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला सेलुलर था, टी टिश्यू 2 हो जाएंगे, 2 थे, फिर प्लैटीहेल्मिन्थ्स एक वैसा था, ठीक है। चलो सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है इफ एन ऑर्गेनिज्म, सिमेट्री का मतलब है इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो हम कहेंगे बॉडी सिमेट्री है। किसी भी तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मी, अगर बेटा आप मेरे यहां से एक चक्कू मार दो तो मेरा ये साइड सेम दिखेगा, एक आंख, आधी नाक, आधे होंठ, ठीक है, तो लगभग। लेकिन अगर आप मुझे बेटा यहां से कट करोगे, क्या 2 हाफ आपको सिमिलर लगेंगे, नहीं लगेंगे। अगर आप मुझे यहां से ऐसे कट करोगे तो आगे का पोर्शन अलग हो जाएगा, पीछे का पोर्शन अलग हो जाएगा। तो बेसिकली हम सिमेट्रिकल तो हैं क्योंकि यहां से 2 इक्वल हाफ हैं, लेकिन एक ही प्लेन से हैं, बट देन वी आर सिमेट्रिकल। अब यही आप बात कर लो बेटा स्टार फिश की, किसकी बात कर रहे हैं मैम, स्टार फिश की। स्टार फिश में बेटा 5 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, स्टार फिश में 5 आर्म्स होते हैं। अब 2.5 ले लो, चलो 2.5 लेते हैं मैम। यहां से मैंने 2.5 कर दिया तब भी 2.5 हो गए, अगर मैंने यहां से 2.5 किया तब भी 2 इक्वल हाफ हो गए, मैंने यहां से 2.5 किया तब भी 2 इक्वल हाफ हो गए। तो आपने 2.5 किसी भी प्लेन से कर रहे हो, लेकिन देखो सेंटर से पास कर रहा है, कोई भी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर इज डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ये भी सिमेट्रिकल है, बट ये अलग और अच्छे वाले अलग टाइप के सिमेट्रिकल हैं। लेकिन अब आप बात करिए, सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रही हूं मैं अभी, लेकिन अब आप बात कर लो अमीबा की, इमेजिन कर लो ये
अब किसी भी तरीके से आपको इसको देख के लग रहा है कि आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो ये एसिमेट्रिकल है, समझ आई? तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 3 कैटेगरी में हम इसको फॉल कर देंगे। पहला हम ले लेते हैं मैम, पहला हम ले लेते हैं एसिमेट्रिकल। पहला हम क्या ले लेते हैं? एसिमेट्रिकल। No plane can divide. No plane can divide organism. No plane can divide organism into two equal half. Into equal half. कोई भी नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है? एसिमेट्रिकल। अब पहले फाइलम को बना लो एसिमेट्रिकल। अगेन 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 एनसीईआरटी ने गेम खेला है। अब टेक्स्ट में तो लिख दिया है उन्होंने कि पॉरीफेरन्स आर एसिमेट्रिकल, तो पहले तो हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दें पॉरीफेरन में? पॉरीफेरा आ जाएगा आपका एसिमेट्रिकल। पॉरीफेरा इज एसिमेट्रिकल। पहला फाइलम क्या है? एसिमेट्रिकल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है जो सिमेट्री रेडियल शो करता है। तो इन्होंने क्या किया है, वो टेक्स्ट में तो नहीं लिखा, मैम आपको दिखा देती है। यहाँ वेरिड लिख दिया है कि सिमेट्री भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। ये देखो, सिमेट्री वेरियस। टेक्स्ट में क्या लिखा है? एसिमेट्रिकल, क्योंकि सारे एसिमेट्रिकल होते हैं, एक ही है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। तो हमने क्या कर दे, हम तो टेबल को भी लेके चल रहे हैं, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? पॉरीफेरा, ठीक है? ब्रैकेट में क्या कर दें इसके? ब्रैकेट में कर देते हैं वेरियस एज सम कैन बी रेडियल, सम कैन बी रेडियल। कुछ रेडियल हो सकता है। नाम मत पूछो क्योंकि बेटा करना नहीं है, क्यों एक्स्ट्रा नाम याद करवाऊं मैं आपको, ठीक है? देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल में बता रही हूं। अब नेक्स्ट इज योर रेडियल सिमेट्री मैम, नेक्स्ट इज योर रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो है कि कोई भी प्लेन ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा अगर सेंटर से पास हो रहा है, जैसे स्टारफिश को हमने देखा था। एनी प्लेन passing through center, any plane passing through center, any plane passing through center divides organism into two equal half, into two equal half, ठीक है? अब इसमें क्या आ जाएंगे बेटा? इसमें वही दोनों ले लो ना जो टू टी सू थे, क्योंकि सेलुलर वाला हमने यहां रखा तो मैच कर लो। जो सेलुलर था वो एसिमेट्रिकल था और जो टी सू था, टू था, वो हमारा रेडियल है। तो क्या लिख ले इसमें? नेक्स्ट टू फाइलम। नेक्स्ट टू फाइलम क्या हो जाएगा हमारा? नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। अब ये देखो, नाइडेरिया का एग्जाम्पल हाइड्रा है, वो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ठीक है? मैम ये तो गलत हो गया, स्टारफिश आपने बताया, और स्टारफिश तो बेटा एकाइनोडर्मेटा है, यानी नाइडेरिया टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा में भी स्टारफिश है, तो एकाइनोडर्मेटा भी इधर ही आएगा। नाइडेरिया टीनोफोरा एकाइनोडर्मेटा। लेकिन एकाइनोडर्मेटा के ब्रैकेट में मैम ने लिख दिया एडल्ट, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा जो मैंने बनाया था स्टारफिश उसमें तो रेडियल है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा का जो बच्चा है, लार्वा है, उसमें बाइलेटरल है। बाइलेटरल आगे देखेंगे। तो एकाइनोडर्मेटा एडल्ट, ठीक है? लार्वा में क्या है? यहाँ क्या लिख दे मैम? लार्वा में हम लिखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री है, और बाइलेटरल सिमेट्री हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया, रेडियल है, फिर रेडियल बाद में हमने पढ़ लिया, ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज योर third is your bilateral symmetry. Third is your bilateral symmetry. What is bilateral symmetry? Bilateral symmetry जो हमने अपनी बात की, only one plane, तो क्या लिख दे? एक ही प्लेन डिवाइड करेगा। only one plane can divide organism into two halves, into two equal halves. Only one plane. अब इसमें क्या लिख दें?
बेटा नेक्स्ट 2 तो हमारे रेडियल थे, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड सारे एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा, क्योंकि वो तो रेडियल में चला गया। तो क्या लिख दे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड ऑनवर्ड्स, इसके आगे सारे, लेकिन एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा एडल्ट, एक्सेप्ट एकाइनो का एडल्ट। लार्वा तो बाइलेटरल ही है, लार्वा तो बाइलेटरल ही है। ठीक है, डन हो गया। सो नेक्स्ट इज योर जर्म लेयर। नेक्स्ट इज योर जर्म लेयर। व्हाट इज जर्म लेयर? मैम पानी पी लें, आप भी पानी पियो बेटा, पानी पियो। अच्छा, मैं गाइडलाइंस भी और थोड़ा देती रहती हूँ क्लास में। बेटा आपको ना पानी लेके बैठना है, बिकॉज वाटर बीच बीच में ना पानी पियो, और जब आपको हल्की सी नींद आए, ठंड आ रही है अगर नींद आए या थोड़ा कंसंट्रेशन लूज करे, जस्ट डू लाइक दिस टू इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, अपने आप थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट इज योर जर्म लेयर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट इज योर जर्म लेयर। अब जर्म लेयर होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो जब हमारी बॉडी फॉर्म होती है तो ये लेट सपोज ओवम है और ये लेट सपोज स्पर्म है। स्पर्म और ओवम से क्या बनता है मैम? बन जाता है हमारा जाइगोट। दिस इज व्हाट? दिस इज योर जाइगोट। ठीक है, ज्यादा थिकनेस हो गई है, इसको कम कर लेते हैं। दिस इज योर जाइगोट। अब यही जाइगोट बेटा माइटोसिस से यानी क्लीवेज से अपना नंबर बढ़ाता है, तभी तो आपकी पूरी बॉडी बनती है। अब इसी जाइगोट से पूरी बॉडी बनेगी, तो सेल अपना नंबर बढ़ाता है ना? सेल अपना मैम नंबर बढ़ाता है, सेल ऐसे अपना नंबर बढ़ाने लगता है। जब नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, 32 प्लस नंबर हो जाते हैं इसमें, तो सेल्स, ध्यान से सुनना, जब नंबर थोड़े बढ़ जाते हैं तो सेल्स अपने आप को साइज के बेसिस पे 3 लेयर में डिवाइड कर लेता है। सेल्स अपने आप को साइज के बेसिस पे 3 लेयर में डिवाइड करता है जब नंबर बहुत सारा बढ़ जाता है। तो कैसे डिवाइड होता है वो देखो। एक सेकेंड यार, जब मैं ये सब कर रही होती हूँ ना, तो आप ये किया करो, आप, अरे यार, आप माइंड में पुराना रिवाइज किया करो। आप माइंड में रिवाइज किया करो, मेरी बात सुनो। जब मैं ये सब काम करूं तो देखो बेटा, 3 लेयर में कैसे डिवाइड होता है। अब क्या है, जब सेल का नंबर कुछ बढ़ जाता है तो जो छोटे सेल हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, जो छोटे सेल्स हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, जो उससे थोड़े बड़े सेल्स हैं, जो उससे थोड़े बड़े सेल्स हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं, जो उससे थोड़े बड़े सेल्स हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं, और जो सबसे बड़े सेल्स हैं, जो कि लग नहीं रहा, मैं अभी कराते हैं इसको बड़ा, और जो सबसे बड़े सेल्स हैं वो सबसे बाहर चले जाते हैं, जो सबसे बड़े सेल्स हैं वो सबसे बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मैंने क्लास में हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने कहा सबसे छोटे हाइट वाले बच्चे एक सर्कल बना लो। तो लेट्स सपोज मैं छोटी बच्ची हूँ, ठीक है, तो मैंने, हम सब ने मिलकर एक सर्कल बना लिया। ठीक है, एक सर्कल बना लिया तो बीच में जगह खाली छूटी ना, ठीक है, लेकिन सर्कल बना लिया। फिर मैंने कहा उससे थोड़े लंबे बच्चे, मेरे हमारे पीछे सर्कल बन गया, उससे लंबे बच्चे उससे पीछे सर्कल बन गया। तो ये वैसे ही स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। बीच में जो खाली जगह छूट गई है इसे हम बोल देते हैं गट। दिस इज गट। जो अंदर वाले छोटे छोटे सेल्स हैं इसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। जो बीच में मिडिल वाले सेल हैं इसे हम कहते हैं मीजोडर्म, और जो बाहर लार्ज सेल हैं इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। तो 3 लेयर में अपने आप को सेल्स ने डिवाइड कर दिया। अब बेटा ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में बनेंगे वो इन्हीं सेल्स से बनेंगे। जिन ऑर्गन्स में छोटे सेल की रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गन्स बन जाएंगे एंडोडर्म से,
जिन ऑर्गन्स में थोड़े मीडियम सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गन्स बन जाएंगे मेसोडर्म से, और जिसमें रिक्वायरमेंट है बड़े सेल की, न्यूरॉन्स हो गए जैसे, वो हमारे बन जाएंगे एक्टोडर्म से। तो यानी हमारी पूरी बॉडी इन्हीं लेयर ऑफ सेल से बनेगी डिपेंडिंग अपॉन नीड। इसीलिए हमारी पूरी बॉडी जर्मिनेट इन्हीं लेयर से करेगी, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग लेयर, जर्म लेयर। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्या आपकी बॉडी में अभी ये जर्म लेयर प्रेजेंट है? नहीं, अब तो ये ऑर्गन बन गए। यानी जर्म लेयर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हैं, अभी नहीं है ये मत समझना कि अभी भी प्रेजेंट है ये। तो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के टाइम पे देखा गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे बनते हैं। ठीक है, समझ आई बात, जर्म लेयर क्या है। नाउ किसी किसी ऑर्गेनिज्म में तो 3 जर्म लेयर होते हैं। अगर 3 जर्म लेयर बन जाते हैं तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोल देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि मैम 3 जर्म लेयर्स बने हैं, सो वी विल कॉल इट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर किसी क्लास में मैंने बोला यही चीज करने को और 2 ही हाइट के बच्चे हैं तो 2 ही जर्म लेयर बनेगा ना बेटा, तीसरा थोड़ी बन जाएगा, या तो एकदम लंबे थे या एकदम छोटे थे, तो 2 जर्म लेयर बनेगा। तो उसमें बीच वाली जगह में जर्म लेयर नहीं बनेगा। तो मैं इस साइड दिखा देती हूं आपको कि इस साइड लेट सपोज जर्म लेयर नहीं बना, इसी को 2 में डिवाइड कर दे। मैं ना फिर से बोल रही हूँ, जब जब मैं बोर्ड वर्क कर रही होती हूँ ना, आप पुराना रिवाइज करने लग जाओ। मेक मोस्ट प्रोडक्टिव क्लास, कि भाई क्लास के बाद याद ही ना करना पड़े। अब मैं कुछ कुछ कर रही हूँ यहाँ पे, आप पूरा रिवाइज करो। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए था। ध्यान से देखो, अब इधर वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इधर मिडल लेयर में आपके मिडल हाइट के सेल्स नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, इनर वाला तो मैम अभी भी क्या है, इनर वाला इज योर एंडोडर्म। इनर वाला इज योर एंडोडर्म, थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, आउटर वाला इज मैम एक्टोडर्म, जैसे पहले था एक्टोडर्म। लेकिन जो बीच में है इसमें सेल्स थोड़ी है, एक फ्लूइड जैसी, सेमी जेली जैसी चीज यहाँ पे भर गई है, क्योंकि सेल्स नहीं प्रेजेंट थे। तो इसको हम बोलेंगे क्या, सेल्स है ये? नहीं। तो ये डर्म मतलब होता है सेल का लेयर, डर्म मतलब सेल का लेयर है, तो ये हम डर्म वर्ड नहीं यूज करेंगे। लेकिन मिडल है, मिडल के लिए मीजो वर्ड यूज करते हैं, जैसे मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स है ना, मीजो मतलब मिडल। तो ये मिडल लेयर ऑफ सेल है, डर्म मतलब सेल का लेयर, तो मीजोडर्म। लेकिन ये डर्म नहीं है, लेकिन बीच में है ग्लू जैसा सब्सटेंस, एक फ्लूइड जैसा, सेमी सॉलिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर है ये मीजोग्लिया। तो अगर ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर डेवलपमेंट में 2 ही बनते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो मैम हम ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। देन वी कॉल्ड ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। अब आपको स्टार्टिंग से देखना है किसमें क्या है। ठीक है, अगेन एक चीज याद करो, आपने
3 फ्लैट बनाने की कोशिश की, आपने 3 फ्लैट बनाने की कोशिश की, तभी तो फ्लैट इनकम्प्लीट रह गया। तीनों घर में तो पैसे लगा दिए, एक ही बना लेते एक साथ। आपने 3 फ्लैट बनाने की कोशिश की और फ्लैट इनकम्प्लीट रह गया, यानी 3 फ्लैट, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटवर्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने 3 फ्लैट बनाने की कोशिश की, फ्लैट इनकम्प्लीट रह गया, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्लैटीहेल्मिन्थ तक है और 3 फ्लैट यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार आपका उसमें हुआ है। यानी डिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे, लिख ले। ओहो, तो क्या लिख लें यहाँ पे, सबसे पहले हमने बोला डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑब्वियसली, एक सेकेंड रुको, एंड योर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक बात बताओ बेटा, ज्यादा लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी बेटर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एंड डिप्लोब्लास्टिक यानी लेस डेवलप्ड। ऑब्वियसली पहले वाले ही डिप्लो होंगे ना, ट्रिप्लो यानी बेटर, 3 आया तो बेटर, ठीक है, 2 है तो थोड़ा कम बेटर, यानी स्टार्टिंग वाले डिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन फ्लैट मैम ने कहा 3, मैम ने कहा 3 फ्लैट बना रहे थे तभी तो इनकम्प्लीट रह गया, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार कौन है, फ्लैट तो ट्रिप्लो ही है, फ्लैट तो ट्रिप्लो ही है, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ एंड ऑनवर्ड्स, सारे एंड ऑनवर्ड्स। फ्लैट हमने 3 बनाए हैं, तो फ्लैट यानी प्लैटीहेल्मिन्थ तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो उससे पहले हमारे डिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहां पे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया, सीलेंटरेटा, नाइडेरिया लिखूं, हर जगह वही लिख रहे हैं, तो नाइडेरिया एंड योर टीनोफोरा, टीनोफोरा। याद करते हुए चलो, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई वे में पढ़ो, याद करते हुए चलो। ये हो गए हमारे डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर, ये वो भी लिख दो यहाँ पे। चलो क्या लिखना, तो सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट इज योर सीलोम, नेक्स्ट इज योर सीलोम। व्हाट इज सीलोम, द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सीलोम, ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। व्हाट इज सीलोम, सीलोम की डेफिनेशन ये है, अच्छा सुनो, अच्छा पहले इस वाले डायग्राम को भी तो हमने देख ही लिया था ना, इस वाले को तो हमने देख ही लिया था बेटा। देखो बीच में आपका मीजोग्लिया है दिस, एंड ये हमारे तीनों में सेल का लेयर, छोटे सेल, उससे बड़े, सबसे बड़े, ठीक है। चलो इधर भी आ जाओ। नाउ व्हाट इज सीलोम में थोड़ा बेटर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे। ओके देखो बेटा, इधर देखेंगे, चलो ये लेते हैं। देखो सीलोम में एक चीज याद रखना, चलो इधर देखते हैं, ये ऑर्गेनिज्म देखो, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक लग रहे हैं ऑर्गेनिज्म, है ना, मिडल लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर। इमेजिन करो मैंने एक ब्लेड लिया, ठीक है, मैंने एक ब्लेड भी नहीं लिया, चलो छोड़ो, मैंने बोला इन सेल्स को, जो बीच वाले सेल्स हैं, मैंने बोला सुनो, या तो आधे सेल चले जाओ एंडोडर्म के साथ, अंदर वाले लेयर के साथ, और आधे सेल्स आ जाओ एक्टोडर्म के साथ, बाहर वाले लेयर के साथ, और बीच में स्पेस छोड़ दो। क्या बोला मैंने बेटा, 3 लेयर में स्टूडेंट्स हैं, एक अंदर वाला लेयर है, एक बाहर वाला, एक बीच वाला। मैंने बीच वाले स्टूडेंट्स को बोला देखो सुनो, मेरे को जगह खाली चाहिए, मेरे को एक कैविटी चाहिए, मुझे जगह खाली चाहिए, तो या तो आधे चले जाओ अंदर वाले के साथ और आधे चले जाओ बाहर वाले के साथ, और बीच में एक जगह छोड़ दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं थोड़ा रफली बताती हूँ। ये आपका गट है, ये तो हमारा बीच का कैविटी है विच इज गट, मतलब ये गट है, ये एंडोडर्म है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम एंडोडर्म। अब इसके बाहर है, सबसे बाहर बना देते हैं, सबसे बाहर भी है, थोड़ा रफ बनाऊंगी डायग्राम बेटा, ये हमारा एक्टोडर्म है, सबसे बाहर वाला, दिस इज योर एक्टोडर्म, और बीच में व्हाइट कलर का मीजोडर्म होता था। अब मैंने मीजोडर्म के सेल्स को बोला आधे चले जाओ एंडो के पास, आधे चले जाओ एक्टो के पास, तो कुछ चले गए इधर और कुछ आ गए इधर, कुछ आ गए इधर, जिसकी वजह से ध्यान से देखो ये एक स्पेस खाली रह गया, ये एक स्पेस खाली रह गया। इस स्पेस को हम ट्रू सेंस में बोलते हैं सीलोम। नाउ दिस स्पेस इन ट्रू सेंस इज कॉल्ड सीलोम। मैं पूरे कॉन्सेप्ट में अगर समझाऊं तो दिस इज सीलोम। व्हाट इज सीलोम? मीजोडर्म स्प्लिट्स, मीजोडर्म सेल्स डिवाइड हो गए, कुछ चले गए स्प्लिट हो गए, कुछ चले गए एंडोडर्म के साथ, कुछ आ गए आपके एक्टोडर्म के साथ, जिसकी वजह से बीच में एक कैविटी बन गई। लेकिन कैविटी की लाइनिंग दोनों तरफ से किससे है? कैविटी के इस साइड भी मीजोडर्म है, कैविटी के इस साइड भी मीजोडर्म है। सो मीजोडर्म की सो सीलोम की एग्जैक्ट डेफिनेशन है बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, बट लाइनिंग किससे हो रही है? लाइनिंग हो रही है उसकी मीजोडर्म से।
ठीक है, अंदर की तरफ गट है, ये आउटर बॉडी वॉल है। ठीक है, तो क्या मैं इसके दो डेफिनेशन लिख दूं पहले सीलोम की? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट को ऐसे भी लिखते हैं, प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, एंड एक्टोडर्म lined by mesoderm, lined by mesoderm, lined by mesoderm is called coelom, is called coelom। ठीक है, समझ समझ के समझना, मतलब समझ समझ के पढ़ना। बॉडी कैविटी लाइंड बाय एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, उन्हीं दोनों के बीच में है, मतलब प्रेजेंट बिटवीन, लेकिन लाइनिंग हो रखी थी मेसोडर्म, क्योंकि आधे मेसोडर्म इधर है, आधे मेसोडर्म इधर है। अब एंडोडर्म जो है, ये है ना बेटा एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। एंडोडर्म तो गट की लाइनिंग है, और ये जो एक्टोडर्म है ये बॉडी वॉल है बाहर का। यानी हम एंडोडर्म के नीचे यहां लिख सकते हैं गट, और एक्टोडर्म के नीचे यहां लिख सकते हैं बॉडी वॉल, क्योंकि एक्टोडर्म बेटा बॉडी वॉल बना रहा है, बाहर का कवर बना रहा है, और जो एंडोडर्म है वो गट की लाइनिंग बना रहा है। तो इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन भी लिख दी। तो क्या क्या हो गया? बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म लाइंड बाय मेसोडर्म, या फिर बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट एंड आउटर बॉडी वॉल अगेन लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, ओके। तो क्योंकि मेसोडर्म की लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेसोडर्म था ही नहीं, यानी जो डिप्लोब्लास्टिक थे उनमें तो मेसोडर्म नहीं था, उसमें तो हम सीलोम की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेसोडर्म है ही नहीं। मेसोडर्म पहली बार बेटा किस में आया? मेसोडर्म मैम पहली बार आया है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थ्स हुए हैं। तो हम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास गए, हमने कहा प्लैटीहेल्मिन्थ्स भैया अपने मेसोडर्म को प्लीज बोलो कि आधे या तो एंडो के पास जाएं और आधे एक्टो के पास चले जाएं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स ने बोला मैं नहीं कर रहा, ये मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स में मेसोडर्म ने डिवाइड होने से मना कर दिया। तो क्या सीलोम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो पहले फाइलम में जब गए हम ये बात बोलने, तो उसने मना कर दिया, सीलोम नहीं बन पाया। ठीक है, तो पहला फाइलम ये ही बेटा, ये वाला देखो, ये है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इसने सीलोम नहीं बनने दिया, इसने बोला मैं नहीं डिवाइड करूंगा। तो ये कैसा हो गया? दिस इज मैम ए सीलोमेट, दिस इज ए सीलोमेट। एग्जाम्पल क्या लिख दे? एग्जाम्पल मैम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स ने तो मना ही कर दिया। फिर हम नेक्स्ट किसके पास गए? नेक्स्ट वी वेंट टू एस्केलिमिन्थ्स। मैंने कहा एस्केलिमिन्थ्स भैया प्लीज अपने मेसोडर्म को डिवाइड कर दो, आधों को अंदर भेज दो, आधों को बाहर भेज दो। अब एस्केलिमिन्थ्स सोच रहा है कि मेरे पहले वाले प्लैटीहेल्मिन्थ्स ने तो ऐसा किया नहीं, अब मैं करूं कि नहीं करूं। अब इसको लग रहा है क्या करूं, लेकिन बेटा सीलोम बनना तो एडवांस्ड फीचर है, ये कंफ्यूज हुआ। अब ये इनडिसाइसिव हो गया, तो इसने अपने मेसोडर्म को बोला डिवाइड कर जाओ, फिर बोला नहीं 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 रुक जाओ, डिवाइड कर जाओ, नहीं 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 रुक जाओ, क्योंकि वो कंफ्यूज है, ऊपर वाले ने तो किया नहीं। तो इसके मेसोडर्म ने डिवाइड करने के लिए जैसे ही गए मना कर दिया, तो इन्होंने मेसोडर्म ब्रेक तो हो गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने गोल गोल ग्रुप्स बना लिए। समझ रहे हो? मेसोडर्म को मैंने कहा बेटा डिवाइड हो जाओ, आधे यहाँ जाओ आधे वहां जाओ, लेकिन मैं कभी बोल रही हूँ डिवाइड हो जाओ, कभी बोल रही हूँ नहीं रुक जाओ, तो ये कंफ्यूज होके ग्रुप्स बन गए, आपस में ग्रुप्स बन गए। देखो ऐसे मेसोडर्म डिवाइड तो हुए, बट इन्होंने क्या कर लिए? इन्होंने मैम पाउचेस बना लिए। ये देखो येलो कलर ले लें, इन्होंने मैम पाउचेस बना ली, क्योंकि इनको मिक्स सिग्नल मिल रहे थे। तो यानी सीलोम देखो, कैविटी तो जगह तो खाली हो गई, ये देखो जगह तो खाली हो गई, लेकिन क्या मेसोडर्म की लाइनिंग आई? यहाँ पे नहीं आई। यानी सीलोम आधा बना, पूरा नहीं बना, लाइनिंग तो जरूरी थी। तो हमने इसको क्या बोल दिया? स्यूडो सीलोमेट। ये कैसा हो गया बेटा? दिस इज योर स्यूडो सीलोमेट। ठीक है, क्लियर है? और तीसरा, जब हम एनेलिडा पे गए, हमने कहा भाई प्लीज सीलोम बना लो, वो समझदार निकला, उसने अपने को डिवाइड कर दिया। यानी एनेलिडा के बाद ट्रू सीलोम, यानी ट्रू खाली स्पेस आ चुका है। ये है आपका ट्रू सीलोम। देखो पिंक वाला सेल आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया है। ठीक है, क्लियर है? यानी इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के, हाँ इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या? एसीलोमेट, pseudocoelomate, pseudocoelomate, and last is your coelomate, coelomate। तीन टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे
कि मीजोडर्म की लाइनिंग जरूरी है, तो जिनके पास मीजोडर्म है ही नहीं उनके पास तो सीलोम होगा ही नहीं ना, तो खत्म है बात। तो पहली बार मीजोडर्म किसके पास आया? प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार कौन हुआ? तो हमने क्या लिखा? मीजोडर्म डज नॉट ब्रेक, मीजोडर्म does not break, therefore no coelom, divide ही नहीं हुआ। mesoderm forms pouches, तो mesoderm टूट गया, कैविटी तो बन गई, तो हम इसे क्या बोलेंगे? therefore false coelom, pseudocoelom, false coelom। और इसमें हमने क्या बोला? mesoderm splits and true coelom formed। अच्छा बेटा, सीलोमेट में भी फिर दो टाइप का होता है, स्काइजोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट, बट नीट आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। अब दो टाइप के इसमें भी होता है कि मीजोडर्म चुपचाप टूट गया या पाउच बना के टूटा, तो स्काइजो एंटेरो करना ही नहीं है, कहीं भी दिख जाए आपको नहीं करना आपको फिर भी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिख दें यहाँ पे एग्जाम्पल में? अब एसीलोमेट में प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। और उससे पहले मैम, उससे पहले तो एसीलोमेट ही है ना बेटा, उसमें तो मीजोडर्म में नहीं है, तो सीलोम तो वो भी एसीलोमेट ही है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? एस्केलिमेंट्स, और यहां क्या लिख दे? एनेलिडा ऑनवर्ड्स, एनेलिडा एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेगमेंटेशन। यहां तक एक बार रिवाइज कर ले, टाइम भी हमारा नॉर्मल होने ही वाला है। यहां तक बेटा एक बार रिवाइज करते, सुनो मेरी बात, रिवाइज करेंगे ताकि आपको क्लास के बाद रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हमने क्या बोला है? सबसे पहले तो हमने मैम तीन ट्रिक याद की। जेंडर वाला ट्रिक रिवाइज करते हैं सबसे पहले। जेंडर, सेक्सेस सेपरेट या यूनाइटेड। हट स्वीटी, नहीं हटी, हट स्वीटी, हटना, स्वीटी। अब हटना मतलब हर्माफ्रोडाइट एक्सेप्ट नेरिस, ठीक है। देन डेवलपमेंट किसकी करवा रहे थे? इंडिया की। इंडियन बोले इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया। देन फर्टिलाइजेशन के बाद आइसक्रीम खाने गए थे। आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा चाहिए था आपको, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा। 4 लोग थे, मम्मी पापा 2 बच्चे, I4, उसके बाद E3 है, ठीक है। इससे हमारा हो चुका था। हैबिटेट के बेसिस पे हमने कहा एक्सक्लूसिवली मेरीन द है, टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब 2 ओपनिंग, इनकम्प्लीट मतलब 1 ओपनिंग। फ्लैट हमारा इनकम्प्लीट रह गया, यानी फ्लैट वर्म तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम 1 ओपनिंग, उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बोथ द ओपनिंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उससे पहले बॉडी सरफेस से हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर एनेलिडा, क्योंकि वैसे भी ट्रू सीलोम अभी हमने देखा, ट्रू बॉडी कैविटी कब आई है? एनेलिडा में। जब ट्रू बॉडी कैविटी आती है तभी हमारा बनता है ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो एनीवे, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर एनेलिडा। क्लोज्ड ओपन, स्टार्टिंग में क्लोज्ड, एंड में क्लोज्ड, बीच में सारे ओपन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मोलस्का का दिया हुआ है ओपन, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी कर लिया था, ये भी कर ले। पैरासाइट में आगे बता दूंगी आपको। जर्म लेयर पे आ गए थे, स्टार्टिंग में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है बेटा, ध्यान से जल्दी याद करते। सेलुलर में क्या था? पहला वाला सेलुलर था। नेक्स्ट 2 टिश्यू था। प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑर्गन था, लेकिन किसी में ऑर्गन सिस्टम भी है क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। एस्केलिमेंट्स ऑनवर्ड ऑर्गन सिस्टम आ गया था, ठीक है। देन हमारा था सिमेट्री। पहला फाइलम एसिमेट्रिकल है, पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल है, लेकिन किसी में रेडियल है, जिसकी वजह से पीछे क्या लिखा है? वेरिड। सो एसिमेट्रिकल है अगर ऑप्शन में तो एसिमेट्रिकल मार्क करोगे, लेकिन बाई चांस वेरिड है तो वेरिड मार्क कर देना, ठीक है। नहीं है तो फिर तो एसिमेट्रिकल मार्क करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 फाइलम, जो हमारे 2 फाइलम टीसू थे, वो दोनों ही फाइलम हमारे रेडियल भी हैं। एकाइनोडर्मेटा स्टारफिश में एडल्ट रेडियल है, लार्वा बाइलेटरल है। बाइलेटरल सिमेट्री फिर कहां से स्टार्ट हुई है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई है,
ठीक है, क्लियर है। देन हमने बात की है जर्म लेयर की। जर्म लेयर अगर 2 हैं डिप्लोब्लास्टिक और अगर 3 है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो स्टार्टिंग वाले में 2 ही हैं, बाद वाले में ट्रिप्लो है, क्योंकि 3 यानी बेटर कंडीशन। कौन पहली बार ट्रिप्लो हुआ, तो हमने कहा फ्लैट हमने 3 खरीदे, तभी तो इनकम्प्लीट रह गए, 3 बना रहे थे, तो हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सीलोम की बात करते हैं। अब सीलोम में मीजोडर्म को टूटने की जिद की है, जहां तक मीजोडर्म नहीं है वहां तक सीलोम नहीं है, यानी पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा में तो मीजोडर्म ही नहीं है, तो एसिलोमेट ही रहेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थ से हमने विन्नते की, उसने नहीं माना, तो वो भी एसिलोमेट है। एस्केलिमिन्स ने बोला यस नो, पाउचेस बन गए। एनलिडा ऑनवर्ड सीलोमेट। ठीक है, चलो जी, सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। नाउ सेगमेंटेशन, व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंटेशन? इफ योर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑर्गन, यानी बेटा अगर मैंने आपकी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों में कट करके डिवाइड कर दिया, तो क्या आप सेगमेंटेड हो? नहीं बेटा, ऐसे तो किसी की बॉडी को भी काट दो 100 टुकड़ों में। अगर मैंने आपकी बॉडी को 100 टुकड़ों में काटा और 100 टुकड़ों में एक कोई ऑर्गन कॉमन चल रहा है, यानी हर एक टुकड़े में एक वो ऑर्गन रिपीट हो रहा है, देन योर बॉडी विल बी कॉल्ड एज सेगमेंटेड। तो क्या लिख दे? इफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ सेगमेंट्स, if body can be divided, if body can be divided into n number of segment, into n number यानी many segments into many segments with serial repetition, with serial repetition of at least one organ, then organism is said to be segmented. Then organism is said to be, segmented. Then organism is said to be segmented. ठीक है। अब सेगमेंटेशन, कौन कौन से ऐसे फाइलम्स हैं जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेड ही हैं? तो इसके लिए आप एक तरीका याद करोगे, का, CAA, कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये तीनों सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का, ठीक है। अब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड वो आ जाएगा, ठीक है, एस्केलिमिन्स नहीं आएगा। तो सी तो पता ही है, ठीक है। कॉर्डेटा, हम अब कहोगे हम कैसे हैं सेगमेंटेड मैम? क्योंकि बेटा अगर मैं आपको कितनी ही बॉडी में कट कर दूं, सब में स्किन आएगा, स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन, नर्व्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसलिए कह दिया वी आर सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम एनेलिडा में जो सेगमेंटेशन है ना, वो हमारी बॉडी बेटा बाहर से सेगमेंटेड नहीं लगती है, ठीक है। एनेलिडा की बॉडी तो सेगमेंटेड ऐसे रिंग्स जैसे लगते हैं, ऐसे एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, इसका नाम तभी पड़ता है एनेलिडा, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। मैं ये चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ कि आप रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हूँ, कंसिडरिंग कि आप 11th क्लास के ही बच्चे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी एन्युलस की बात वहीं पे जाके करूंगी। तो बहुत सारे रिंग्स हैं। तो एनेलिडा में स्पेसिफिकली हम सेगमेंटेशन को एक नया नाम दे देते हैं, मेटामेरिज्म। आप इसको पूरे सेगमेंटेशन तीनों में यूज कर सकते हो, बट अगर स्पेसिफिकली बोले ना, अगर तीनों ही ऑप्शन आ गया और ऑल ऑफ द अबव नहीं है, अगर लिखा है मेटामेरिज्म इज सीन इज, और अगर तीनों है और लिखा है ऑल, तब तो ऑल मार्क कर दो। लेकिन तीनों है और चौथा कुछ और है और ऑल नहीं है, देन गो फॉर एनेलिडा, क्योंकि ये टर्म फर्स्ट टाइम एनेलिडा के लिए ही आया था। तो हम सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन को वी ऑल्सो कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो ये चीज याद रखना, मैम ने क्या बोला है कि अगर तीनों है ऑप्शन में तब तो तीनों मार्क कर दो, बस बात ही खत्म। लेकिन अगर तीनों है और ऑल ऑफ द अबव नहीं है, देन व्हाट विल यू मार्क? देन यू विल मार्क योर एनेलिडा, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज योर नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? अब ध्यान से देखना बेटा, नोटोकॉर्ड वही है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, यानी वर्टिबल कॉलम है। नोटोकॉर्ड वही है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, यानी जो वर्टिबल कॉलम है,
पहले इतनी बात समझ लो, ठीक है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिबल कॉलम डॉर्सल है या वेंट्रल है? जो आगे की तरफ जिस भी साइड ऑर्गेनिज्म का माउथ होता है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड यार, रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट कोई मैसेज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूं कि नाउ आई एम सेइंग इज व्हाट, अच्छा ओके, नोटोकॉर्ड। तो हमारा वर्टिबल कॉलम को हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और जनरली एक वर्ड है ना, जिस साइड किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिस साइड माउथ होता है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल और ऑपोजिट टू माउथ इज कॉल्ड डॉर्सल। तो ये हम जनरल यहां बात लिखते हैं, वैसे पता है, लेकिन एज आई सेड ऑर्गेनिज्म देखो दो साइड्स हैं, फिर क्या लिख रही हूं ऑर्गेनिज्म में दो साइड अगर हम कह रहे हैं, वन इज वेंट्रल एंड वन इज डॉर्सल। तो जिस साइड ऑर्गेनिज्म का माउथ है, माउथ वाले साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल और ऑपोजिट टू माउथ इज कॉल्ड डॉर्सल। ऑपोजिट टू माउथ इज कॉल्ड डॉर्सल। ये फिक्स्ड है बेटा, जिस भी साइड ऑर्गेनिज्म का माउथ है, हमारा ये वेंट्रल है, हमारा ये डॉर्सल है। अगर ये कीड़ा चल रहा है, कीड़े का नीचे माउथ है, नीचे वेंट्रल है, ऊपर डॉर्सल है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमारा वर्टिबल कॉलम यानी नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल प्रेजेंट है। तो एक बात हो गई, नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। सेकेंड बात बेटा, वर्टिबल कॉलम अगर हम बात करें तो वर्टिबल कॉलम का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ना, अगर नहीं पता तो देख लो बेटा। ये अगर आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम है, ये रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी जो वर्टिबल कॉलम है ना, ये अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, बहुत सारे रिंग से बनता है, खाली रॉड है, ठीक है। रॉड को ऐसे देखोगे तो खाली दिखेगा, और ये खाली जो जगह है इसी के अंदर हमारा रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा इसके अंदर क्या, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या बोल दें हम कि ये तो मैम वर्टिबल कॉलम है वीसी, और इसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे अंदर प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर बेटा वर्टिबल कॉलम खाली है तभी तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये भरा रहता तो क्या इसमें स्पाइनल कॉर्ड आ पाता? नहीं आ पाता। यानी वर्टिबल कॉलम शुड बी प्रेजेंट ऑन, यानी नोटोकॉर्ड जो कि बाद में वर्टिबल कॉलम बनता है, नोटोकॉर्ड ही बाद में वर्टिबल कॉलम बनता है। तो मैं उसके फीचर्स बता रही हूँ कि नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, नोटोकॉर्ड शुड बी हॉलो, हॉलो रहेगा तभी तो स्पाइनल कॉर्ड आएगा। कितने वर्टिबल कॉलम है बेटा आपके पास? एक या दो? एक होना चाहिए, ठीक है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोन है ना वर्टिबल कॉलम, हम आगे जाके देखेंगे जो 3 जर्म लेयर है उसी से ऑर्गन्स बनते हैं। हमारे बोन्स बनते हैं मेसोडर्म से। हमारे बोन्स किससे बनते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं। तो वर्टिबल कॉलम क्या है? बोन है। नोटोकॉर्ड भी वही बनेगा, तो मेसोडर्म। क्या लिख दूं अब मैं यहाँ पे? मेसोडर्मली डिराइव्ड, मेसोडर्मली डिराइव बना किससे होना चाहिए? मेसोडर्म से बना होना चाहिए, क्योंकि सारी हड्डियां मेसोडर्म से। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन आगे देखेंगे, लेकिन वो मेसोडर्म से नहीं बना, तो उसे नोटोकॉर्ड नहीं बोल सकते हो, मेसोडर्म से बनना जरूरी है। सो मेसोडर्मली डिराइव्ड हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर present on dorsal side of body, dorsal side of body, dorsal side of body। इसी को हम कहते हैं is called notochord, is called notochord, इसी को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब जिन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड होगा उसे हम बोलेंगे कॉर्डेटा, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको हम कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। अब जो 11 फाइलम है उसमें से स्टार्टिंग के 10 फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, तो स्टार्टिंग के 10 फाइलम को हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा, और सिर्फ हम हैं कॉर्डेटा। अब इस चीज को याद रखना कि ये नोटोकॉर्ड में मेसोडर्मली डिराइव चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या बोल दें? स्टार्टिंग 11 फाइलम्स आर स्टार्टिंग 11 फाइलम्स, सॉरी 10 starting 10 phylums are non-chordata, उसमें ये नहीं होता, non-chordata, starting 10 phylums are non-chordata। ये क्या होते हैं? हमारे non-chordata होते हैं स्टार्टिंग के 10 phylums, ठीक है। रिवीजन भी हम कर ही चुके हैं। नाउ
इधर आ जाओ बेटा, खत्म हो गया क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में हम फाइलम से शुरू करेंगे, अगली क्लास में हम पॉरीफेरा से लेके मोलस्का तक फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फटाफट इसको क्विक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि क्लास के बाद आपको कुछ उठाना ही नहीं है, यहां तक हो गया। सेल्यूलर है पहला, नेक्स्ट टू टीसू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सबका ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री, पहला एसिमेट्रिकल होता है लेकिन किसी किसी में अलग है तो वेरियस है। नेक्स्ट टू रेडियल, फिर बाइलेटरल, 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 एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट इज रेडियल, लार्वा इज बाइलेटरल, फिर बाइलेटरल। सीलोम, यार पहली बार तो आपका सीलोम एस्केली, यहां तक तो मीजोडर्म ही नहीं है तो एसीलोमेट एब्सेंट। प्लैटीहेल्मिन्थ ने मना कर दिया तो यहाँ पे भी क्या है, एब्सेंट है। यहाँ स्यूडोसीलोम देन सीलोमेट है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में मैम ने क्या बोला था याद रखोगे, का, ठीक है। तो का में क्या था हमारा, सेगमेंटेशन हमें मिलता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड योर कॉर्डेटा। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन इनकम्प्लीट रह गया था, फ्लैट, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ तक वी हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम मैम एनेलिडा से स्टार्ट हुआ था। एब्सेंट, 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 पहली बार प्रेजेंट, यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ क्लोज्ड है, बाकी में ओपन, 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 ओपन। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था मैम, आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हुआ था। एब्सेंट, 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 आर्थ्रोपोडा में हो गया प्रेजेंट। अब ये तो स्पेशल फीचर्स हैं, ये जब हम फाइलम वाइज पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। चलो जी फटाफट ये देख लो, इनकम्प्लीट जल्दी से ये बता दो, देख लो अपने आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें इनकम्प्लीट नहीं होता है, ठीक है। क्या पूछा है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो कंप्लीट होता है, इसमें भी कंप्लीट होता है, इसमें भी कंप्लीट होता है, डज हैव आना चाहिए था, तो हमारे इसमें हो जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डज हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट यहाँ पे हो गया। Then next is your, which phylum has hermaphrodite organism only with indirect development। अब आप ये सोचोगे उस पोम से, आप अपने आप करोगे, मैम आंसर बताएंगे भी नहीं, अपने आप बाद में चेक कर लेना। अब आप ऐसा और फाइलम ढूंढोगे जिसमें ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट भी है एंड ऑर्गेनिज्म का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, फिर आप ढूंढोगे क्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका समरी तो मैं बार बार रिपीट कर ही चुकी हूं, आपको क्लास में याद हो चुकी होगी मोस्टली चीजें, आई प्रिज्यूम हर क्लास में हम याद करते चलेंगे। तो समरी हम दे चुके हैं, ऑलरेडी डन। होमवर्क बेटा, मॉड्यूल है आपका, एवरीडे बेसिस पे बेटा आपको डीपीटी करनी है। मैम बहुत पर्टिकुलर है पढ़ाई को लेके, मैं बहुत फन वे में पढ़ाऊंगी, हंसते हंसते पढ़ा दूंगी, वो एक बात है। टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस बेटा, टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको करनी पड़ेगी, तो आपको क्लास में चीजें याद करनी है, उसके बाद आपको डीपीटी मिलेगा, वो डीपीटी एवरीडे बेसिस पे करोगे। क्लास के बाद खट से उसको रिवाइज कर लो, अभी आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, हिप्पोकैम्पस उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन आप 1 से लेके 27 तक कर लेना, 1 से लेके 27 तक आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर लेना। दिस इज योर होमवर्क, मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, डीपीपी भी करना है। डीपीपी तो आपको मिल जाएगा, मॉड्यूल के 1 to 27 क्वेश्चंस आप एवरीडे बता दिया करूंगी, आप कर लेना, ठीक है। चलो जी क्लास को खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। सर एंड